स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम दूसरा थीमेटिक पिलर पे बात करेंगे, जो है महिला। महिला के जितने विभिन्न आयाम हैं, डायमेंशन हैं, उसको देखेंगे। तो महिला के बारे में बात करेंगे। बहुत लोग आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो अभी डायमेंशन देंगे वो अलग होगा। और यही नंबर क्या करेगा, फेच कराएगा। हमारे द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है मेंस के लिए। बेसिकली सिलेबस वाइज है, मेंस के लिए, यूपीपीएससी के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें आपको मेंटरशिप दिया जाएगा। और पूरा सिलेबस वाइज जितना सिलेबस है वो कवर किया जाएगा, और एक एक टॉपिक पे डिस्कशन किया जाएगा, और आपको टारगेट दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जो यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप है, उससे जुड़ के और जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं महिला के विभिन्न आयाम पे। तो सबसे पहले बात आता है कि महिलाओं से जुड़े मुद्दे क्या क्या है, क्या क्या इशू है। तो उसको फाइंड आउट कर लो, उसके बाद देखेंगे कि क्या डायमेंशन है। तो पहला मुद्दा आता है कि महिलाओं के विरुद्ध बहुत हिंसा होता है। ठीक। जो कोविड-19 आया, इसकी वजह से लैंगिक हिंसा में बहुत वृद्धि हुई। तो एक डायमेंशन ये भी हो सकता है पूछने का इशू। दहेज प्रणाली, दहेज प्रथा ऑलरेडी बहुत पहले से चला आ रहा है। बाल विवाह की अभी भी चल रहा है, बाल विवाह हो जा रहा है। अवैतनिक कार्य कर रही हैं महिलाओं, तो महिलाएं क्या कर रही हैं, अवैतनिक कार्य कर रही हैं। तो ये भी एक मुद्दा है। अभी फिलहाल ये भी देखने को आ रहा है कि कृषि का स्त्रीकरण हो रहा है, मतलब कृषि में पार्टिसिपेट स्त्रियां, फीमेल ज्यादा कर रही हैं। तो ये भी एक इशू है। एक इशू है कि त्रिआयामी दबाव। हमेशा त्रिआयामी दबाव होता है कि बच्चे का पालन पोषण करे, फिर कृषि करे और घर संभाले। तो ये त्रिआयामी दबाव बोलते हैं फीमेल का। क्या करे, बच्चे का पालन पोषण भी करे, कृषि भी करे और घर संभालना पड़े। ठीक। नेक्स्ट हमारा इशू है कि कार्यस्थल पे उत्पीड़न। तो यही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों क्या क्या हैं, मुद्दे क्या क्या हैं, उसका उल्लेख करिए। तो ये जो पॉइंट बता रहे हैं आप सीधे सीधे लिखिए, और एक एक दो दो लाइन लिखते चले जाएंगे, तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट अगर मुद्दा देखें, तो नेक्स्ट मुद्दा है महिलाओं का व्यापार या तस्करी। ठीक। तो ये है हमारा बेसिकली सारे मुद्दा। अब समस्याओं की बात करें, महिलाओं की समस्याओं को, तो ये डायमेंशन खोलना है। महिलाओं का सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं और सांस्कृतिक समस्याएं हैं। ये डायमेंशन हो गया कि कैसे कैसे इनकी समस्याएं हैं। डायमेंशन जब भी खोलेंगे तो आप बात करेंगे कि सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं और मनोवैज्ञानिक समस्याएं और सांस्कृतिक समस्याएं। ठीक। अब एक एक समस्याएं लेके बात करते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं किसमें हैं। तो सामाजिक की बात कर लें, तो सामाजिक समस्याएं में देखो, निर्णय लेने में भागीदारी नहीं है महिलाओं की, ये भी है। घरेलू हिंसा हो रहा है, दहेज प्रथा चल रहा है, भ्रूण हत्या हो रहा है, त्रिआयामी दबाव है, पोषण लेवल क्या है, कम है, स्वास्थ्य का लेवल बहुत कम है, शिक्षा में कमी है, बाल विवाह हो रहा है, संपत्ति का अधिकार नहीं है इन लोगों को, और यौन शोषण किया जा रहा है। ये सामाजिक समस्याएं हैं महिलाओं के लिए। तो जब भी अगर पूछ लिया जाए कि महिलाओं की सामाजिक समस्याओं पे चर्चा करें, तो आप क्या करेंगे कि सामाजिक लिख के सामाजिक समस्याएं ये सारे दिखा देंगे, और अगर आपके पास आंकड़ा है तो आंकड़ा से इसको क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। तथ्यों के माध्यम से आप क्या करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे। ठीक। तो इसमें देख लीजिए सामाजिक समस्या में क्या क्या है। निर्णय लेने की भागीदारी नहीं होती है महिलाओं की, घरेलू हिंसा होता है, दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, त्रिआयामी दबाव है, पोषण लेवल क्या है, बहुत कम है, स्वास्थ्य का अच्छा नहीं है इन लोगों का, देखभाल अच्छा नहीं है, शिक्षा में भी इन लोगों की कमी है, शिक्षा अच्छे से नहीं दिया जाता है, बाल विवाह। ठीक। संपत्ति के अधिकार आज भी, पैतृक संपत्ति पे अधिकार महिलाओं को नहीं दिया जाता है, ऑल्दो कानून आ चुका है फिर भी नहीं दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये सामाजिक समस्याएं हैं। अगर सामाजिक समस्याओं के समाधान पूछे तो क्या क्या डायमेंशन लेना चाहिए हमें। पहले तो संवैधानिक लेना चाहिए कि संविधान में क्या क्या बात किया गया है। तो संविधान में आर्टिकल 15 की बात करोगे, आर्टिकल 16 की बात करोगे, ठीक है, आर्टिकल 23 की बात करोगे, ऐसे नीति निर्देशक तत्वों की भी बात करोगे, तो संवैधानिक व्यवस्था की बात करोगे, विधायी व्यवस्था में जो कानून बनाए गए हैं, क्या क्या सामाजिक कानून बनाए गए हैं उसके लिए, जैसे दहेज प्रथा को रोकने के लिए बनाया गया है, घरेलू हिंसा के लिए रोकने के लिए बनाया गया है, उस पर बात करेंगे। फिर क्या करेंगे, सामाजिक जागरूकता के लिए आप कोई पहल करेंगे, एनजीओ के माध्यम से करेंगे। ठीक है।
या सरकार क्या करेगा, यूनाइट करेगा, ठीक, एनजीओ का हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से हम समाधान कर सकते हैं इनकी सामाजिक समस्याओं का, ठीक है। तो समाधान की भी बात हो गई, समस्या की भी बात हो गई, ठीक। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में है कि आर्थिक समस्याएं क्या क्या है महिलाओं की। तो पहला है कि निम्नतर श्रम बल भागीदारी है महिलाओं की, बहुत कम है। कोविड के द्वारा प्रभावित हुई हैं। जितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं महिलाएं, वो अपने जॉब खो चुकी हैं कोविड की वजह से। तीसरी बात है कि ये अवैतनिक कार्य करती हैं। अगर कोई घरेलू महिला है तो उसके कार्य को महत्व नहीं दिया जाता है, वो अवैतनिक रूप से कार्य करती हैं। कृषि का स्त्रीकरण हो रहा है। जो लोन दिया जाता है वो लोन इन तक नहीं पहुंच पाता है, साख तक पहुंच नहीं है इनका, क्रेडिट नहीं दिया जाता है इनको। अगर लोन लेने जाएं तो इनको सपोर्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। और ज्यादातर महिलाएं क्या करती हैं, अनौपचारिक संस्था में कार्य करती हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या करती हैं, काम करती हैं। समान वेतन का उल्लंघन होता है। कार्यस्थल पे क्या होता है, उत्पीड़न होता है। आर्थिक निर्भरता, ये दूसरे के ऊपर ज्यादा निर्भर रहती हैं, तो आर्थिक निर्भरता में इनकी कमी है, ठीक, दूसरे के ऊपर निर्भर रहती हैं। तो ये इनकी आर्थिक समस्याएं हैं। क्या है कि निम्नतर श्रम बल भागीदारी को देखें, कोविड का प्रभाव देखें, अवैतनिक कार्य को देखें, कृषि का अस्त्रीकरण देखें, साख तक पहुंच नहीं हो पाता है, अनौपचारिक संस्था में कार्य करती हैं, समान वेतन का उल्लंघन होता है, समान वेतन नहीं दिया जाता है। एक ही पोस्ट पे महिला हो और मेल हो, फीमेल और मेल हो, तो मेल को ज्यादा वेतन मिलता है, फीमेल को कम मिलता है। कार्यस्थल पे उत्पीड़न होता है। आर्थिक निर्भरता इन दूसरे के ऊपर होती है इनकी। तो ये इनकी क्या है, आर्थिक समस्याएं हैं, ठीक। समाधान कैसे कर सकते हैं, तो इसी जो समस्याएं हैं इनको ही हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव वे में लिख के हम समस्याओं के समाधान दे सकते हैं। जब आप समस्याएं जानते हैं तो बहुत इजी में उसी पॉइंट पे आप क्या करते हैं, सुझाव दे दें या समाधान दे दें, बहुत आसान है। क्या करेंगे, जैसे साख तक पहुंच नहीं है तो इनको पूंजी तक पहुंच बनाना चाहिए, समान वेतन देना चाहिए, कौशल प्रशिक्षण दें कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रही हैं वो जाके ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें, या सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को प्रोत्साहन करें, वो एक ग्रुप बना के क्या करें, अपने आर्थिक लाभ कमाएं। वो प्रौद्योगिकी तक पहुंच और प्रशिक्षण देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि कृषि में स्त्रीकरण है, तो कृषि का स्त्रीकरण है, तो वो अगर प्रौद्योगिकी से, टेक्नोलॉजी से साउंड रहेंगे तो कृषि भी अच्छा करेंगे, उसमें भी वो अपना कैरियर बना सकती हैं। उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। तो ये समाधान है। ये तो हमने लिमिट वे में लिखा है, और डायमेंशन खोलेंगे, अभी सिर्फ स्टार्टिंग है ये, ठीक। अब देखो राजनीतिक में क्या है, इनकी रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व में कमी है। जितना मेल इलेक्शन लड़ते हैं उसके कंपेरिजन में फीमेल हमेशा क्या इलेक्शन कम लड़ते हैं। तो इनका प्रतिनिधित्व संसद हो चाहे विधानसभा हो, उनमें कम होता है। तो अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को नहीं रख सकते हैं। एक तरफा मेल डोमिनेंट क्या चलता है, संसद चलता है, ठीक। भागीदारी इनकी कम है राजनीतिक में। देखो अगर पंचायत में आरक्षण भी दिया गया तो 33 या 30% जो आरक्षण दिया गया, वो आरक्षण में मेल सरपंच इनकी जगह, महिलाओं की जगह मेल सरपंच काम कर रहा है। महिलाएं आगे आ नहीं रही हैं, अपनी जो सोच है, समझ है, उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पा रही हैं। जबकि बहुत सारे एग्जांपल अभी बताएंगे कि पीआरआई में बहुत सारी महिलाएं मेल से बहुत अच्छा काम की हैं। वैसे ही मानसिक में देखें, ये छोटे मोटे बस आपको याद रखने के लिए छोटा अभी डायमेंशन खोला है। जब डायमेंशन और खोलेंगे तो बहुत बृहद रूप में हो सकता है। मानसिक में देखो, मानसिक में क्या है, निर्णय लेने से भागीदारी नहीं, तो निर्णय लेने में भागीदारी नहीं है इनका। गरिमापूर्ण जीवन नहीं जीते हैं, इनका शोषण किया जाता है मानसिक रूप से, ठीक। अब सांस्कृतिक रूप में देखें तो पितृ सत्तात्मक सोच है, जो सांस्कृतिक रूप से बहुत जब देखें उत्तर वैदिक काल से ही ये चला आ रहा है। पारंपरिक रीति रिवाज में उपेक्षा किया जाता है। जैसे कि अगर कोई मरता है तो मुखाग्नि जो दिया जाता है वो मेल द्वारा दिया जाता है, वो फीमेल नहीं कर सकती हैं। बहुत सारे पारंपरिक रीति रिवाज हैं जिसमें फीमेल का क्या किया जाता है, उपेक्षा किया जाता है। तो ये भी एक सांस्कृतिक समस्याएं हैं। अब हम बृहद रूप से देख रहे हैं, एक समग्र दृष्टिकोण से महिला के लिखना हो तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। अगर महिला का समग्र रूप से विकास करना है तो हमें दृष्टिकोण क्या क्या रखना चाहिए, तो पहला आर्थिक होना चाहिए। आर्थिक में क्या
कि पूंजी तक पहुंच होना चाहिए, कौशल विकास देना चाहिए, साख वितरण में बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी है वहां तक पहुंच होनी चाहिए महिलाओं की। तो ये आर्थिक में, और यही इसके नेगेटिव लिख लोगे कि पूंजी तक पहुंच नहीं है, कौशल विकास नहीं है, साख इन लोगों को नहीं मिल पाता है या लोन नहीं मिल पाता है, प्रौद्योगिकी का इनको नॉलेज नहीं है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और इसी को सपोर्ट कर लोगे समाधान में तो ये हो जाएगा। सामाजिक में क्या है, तो शिक्षा में वृद्धि करना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, इनके पोषण में वृद्धि करना चाहिए, धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार इनको देना चाहिए। तो ये सामाजिक है। अगर निगेटिव लिख लेंगे तो यही समस्या हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल ले लें कि शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य में देखभाल अच्छा नहीं है, पोषण स्तर कम है, धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार नहीं मिलता, ये सामाजिक समस्याएं हो जाएंगे। राजनीतिक में देखो तो राजनीतिक में क्या देना चाहिए, प्रतिनिधित्व देना चाहिए, भागीदारी देना चाहिए। अगर यही निगेटिव में कर दो कि ये सब डाउन है तो ये क्या हो जाएंगे, राजनीतिक समस्याएं हो जाएंगी। विधिक और संवैधानिक रूप से क्या करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, उसके माध्यम से इनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसा कानून हो, ऐसा संवैधानिक प्रावधान तो ऑलरेडी है, तो विधिक कानून बना के उनको सशक्तिकरण किया जा सकता है। ठीक है। सुरक्षा के मामले में देखो तो सुरक्षा के मामले में उत्पीड़न से सुरक्षा देना चाहिए, भेदभाव से सुरक्षा देना चाहिए और हिंसा से सुरक्षा देने की जरूरत है। अगर यही समस्या देखें तो सुरक्षा की कमियों में तो उत्पीड़न होता है, भेदभाव होता है और हिंसा होता है, ये लिख सकते हो। ठीक। मानसिक में देखें तो निर्णय लेने में सक्षम बनाना चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन देने प्रोवाइड करना चाहिए। गरिमापूर्ण जीवन का मतलब कि एक मानव के रूप में गरिमापूर्ण जीवन जीने के रूप में जो भी आवश्यकता है वो सारी चीजें इनको प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये समग्र रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, महिला को देख सकते हैं। अब कुछ उदाहरण देखते हैं जो महिलाएं बहुत अच्छी काम की हैं उनके लिए। तो सामाजिक सेक्टर में देखें जिसको कोट कर सकते हैं आप। देखो ये ऐसा है ना, महिला महिला आप महिला के ऊपर चाहे जीएस उठा के देखो, जीएस में हर साल क्वेश्चन आता है, ऐसे में आपको सपोर्ट करेगा और ये डायमेंशन देगा कहीं भी। ठीक है। तो आप लोग देखिए हमेशा जीएस का क्वेश्चन आएगा, ये ऐसे आएगा, बहुत बढ़िया से लिख पाएंगे। जैसे सामाजिक में देखें उदाहरण में तो भारत की पैड वुमेन के नाम से जानी जाती हैं माया विश्वकर्मा, ये एमपी में है। ठीक है। ये इनका उदाहरण दे सकते हैं, क्यों, इन्होंने स्वच्छता हाइजीन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में पैड पैड के लिए एक आंदोलन चलाया था। कौन, माया विश्वकर्मा। माया विश्वकर्मा ने चलाया था पैड की यूज के लिए। जो गांव की फीमेल है वो पैड यूज नहीं करती थी, इनकी वजह से क्या हो रहा था, इन्फेक्शन हो रहा था। तो इन्होंने माया विश्वकर्मा ने क्या चलाया था, एक आंदोलन चलाया था, इसीलिए इनको भारत की पैड वुमेन कहा जा सकता है। तो कहा जाता है तो ये सामाजिक। डॉक्टर रानी बंग गढ़चिरौली में जो आदिवासी रहते हैं उनको स्वास्थ्य सेवा दे रही है, तो ये भी कोट कर सकते हैं। बेंगलोर के एक सर्वेक्षण से पता चला कि शिक्षा और रोजगार बढ़ने से दहेज के मामले में क्या हुआ है, कमी आई है। तो ये सर्वेक्षण भी आप लिख सकते हो कि बेंगलोर के सर्वे से ये पता चला है कि जिन महिलाओं को शिक्षा और रोजगार दिया जाता है उस वहां पे हमें दहेज प्रथा में कमी देखी गई है। वही सेंटर फॉर सोशल रिसर्च जो हरियाणा का, वो वहां पे देखा गया कि भ्रूण हत्या का कमी हुआ है। क्यों कमी हुआ है, क्योंकि उनका एक तो शिक्षा बढ़ा है। ठीक है। दूसरी बात है कि शिक्षा बढ़ने की वजह से हिंसा में कमी आई है। तो हिंसा में कमी आई है, इसकी वजह से जो भ्रूण हत्या हो रहा था हरियाणा में वो कम हो गया। लेकिन अगर देखा जाए भ्रूण हत्या जो हरियाणा में हो रहा था उसका मुख्य कारण क्या था, महिलाओं के प्रति हिंसा। तो जो महिलाएं हिंसा से गुजर रही थी वो नहीं चाह रही थी कि फीमेल या कोई फीमेल बच्ची पैदा हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, भ्रूण हत्या बढ़ रहा था। तो ये भी कोट कर सकते हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च हरियाणा का। ठीक है। गुलाबी गैंग का नाम आप लोग सुने होंगे, ये संपत लाल देवी द्वारा चलाया जाता है। ये सामाजिक अन्याय के खिलाफ चलाया गया एक आंदोलन है जिसको गुलाबी गैंग बोलते हैं, तो इसको भी कोट कर सकते हैं। तो ये उदाहरण है जो आपको सामाजिक सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना पूरा, मैंने पीडीएफ शेयर कर रखा है, वहां पे डाउनलोड कर लेंगे। अब देखो आर्थिक में कुछ उदाहरण देखें तो उदाहरण में हिमाचल प्रदेश में पुलिस सेवा, जो पुलिस है उसमें 33% का आरक्षण दिया गया है फीमेल को। तो इसमें देखो आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। ठीक है। झारखंड का एक झारक्राफ्ट परियोजना है, कहाँ का, झारखंड का, जिसमें महिलाएं को क्या किया जाता है,
सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, झारक्राफ्ट परियोजना इनाम है। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, हम तो दो दो लेके चल रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। राजनीतिक का एक केस स्टडी देखें राजनीतिक सेक्टर में एग्जाम्पल में, जो कि मैंने बहुत बार यूज किया है और ये एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। इस स्टडी को आप बना के लिख सकते हैं। बस मेन पॉइंट है कि तमिलनाडु में देखा गया कि 48% अधिक व्यय किया जा रहा है महिला सरपंचों द्वारा। जो पुरुष खर्च कर रहे थे उससे ज्यादा 48% उनसे ज्यादा महिलाएं क्या कर रही थी, महिला सरपंच द्वारा खर्च किया जा रहा है। और वो किस पे खर्च कर रही थी, ज्यादातर हेल्थ पे कर रही थी और रोड पे कर रही थी। हेल्थ में महिलाओं का यहाँ पे सुधार होगा, रोड से पूरा कृषि अर्थव्यवस्था सुधार होगा। तो ये हेल्थ और रोड पे ज्यादा खर्च किए, किसकी अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा, जिसकी वजह से वहां जहां तमिलनाडु की जो लोकल 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 गवर्नेंस है या सरकार है वो ज्यादा मजबूत हुआ है औरों की अपेक्षा। तो ये एक केस स्टडी लिख सकते हैं कि महिला तमिलनाडु में क्या कैसा केस रहा। ठीक है, लोकसभा में देखें तो लोकसभा में हमारा 11.6% प्रतिनिधित्व है, जबकि राज्यसभा में कितना है, 11% है, बहुत कम है। वही रवांडा में देखें तो 60% प्रतिनिधित्व महिलाओं के द्वारा दिया जाता है संसद में। इसके सापेक्ष में देखें तो महिला का लोकसभा या राज्यसभा में भी बहुत कम है। तो ये राजनीतिक कुछ कोट है और एग्जाम्पल केस स्टडी दे सकते हैं और ये आप डाटा भी याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं कि क्या क्या इनके लिए प्रावधान किया गया है। संवैधानिक प्रावधान में देखें तो जो अमेंडमेंट 73वां और 74वां संविधान संशोधन था उसमें आरक्षण दिया गया है। आरक्षण आर्टिकल 243D के तहत दिया गया है 30% का आरक्षण। ठीक है, तो ये संवैधानिक प्रावधान है। आर्टिकल 15-16 है, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, और रोजगार में समानता के लिए। वहीं आर्टिकल 39 क्या है, ये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की बात करता है, किसके, महिलाओं के लिए। वहीं 39B आर्टिकल क्या करता है, समान वेतन प्राप्त करने के लिए मेल और फीमेल के लिए समान वेतन हो, वो बात करता है। और 39C क्या बोलता है, स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश दिया जाता है महिलाओं के लिए। तो ये संवैधानिक प्रावधान है किसके लिए, महिलाओं के लिए। जब भी आप समाधान लिखें तो ये इसको बताएं। ठीक है, इसके बताएं कि हाँ सशक्तिकरण इस मामले में किया जाना चाहिए, लागू होना चाहिए। वहीं एसडीजी में देखें तो 5.5 लिंग समानता का लक्ष्य रखा गया है। 5.5 में एसडीजी लक्ष्य में देखें तो 5.5 क्या रखा गया है, लिंग समानता का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, आप डाटा एक यूज कर सकते हो। डब्ल्यूईएफ द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट निकाला जाता है, जिसमें भारत का स्थान 142वां है। ठीक है, 142वां है, पहले था 112। ठीक, अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो कार्यस्थल पे जो यौन उत्पीड़न हो रहा था उसके लिए विशाखा गाइडलाइन दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करना ही। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा गाइडलाइन दिया गया यौन उत्पीड़न के समाधान के लिए। ये आज भी फॉलो नहीं होता है, तो विशाखा गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज कर सकते हो। अगर देखें विधि क्या बनाया गया है, कानून क्या बनाया गया है महिलाओं को संरक्षण देने के लिए, तो घरेलू हिंसा प्रतिषेध अधिनियम 2005 बनाया गया है। कार्यस्थल पे महिला यौन उत्पीड़न से जुड़ा प्रतिषेध एवं संरक्षण अधिनियम 2013 बनाया गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बनाया गया है। दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया है। ये सब विधेयक रूप से सपोर्ट किया जाता है महिलाओं को। ठीक है, तो आप कभी भी लिखें तो इसको सशक्त रूप से पालन करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, ये समाधान में बता सकते हैं। तो ये एक जगह नोट करके रख लेंगे तो ये कभी भी आपके पास हथियार है, यूज कर सकते हैं। योजनाओं में देखो तो योजनाओं में जो इंपॉर्टेंट योजनाएं तो बहुत चल रही है, जो इंपॉर्टेंट है उसको इंडिकेट करते हैं। योजना देखो महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबला, सुकन्या समृद्धि योजना साक्षरता के लिए चलाया गया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उज्ज्वला योजना, जेंडर बजटिंग किया गया, राष्ट्रीय पोषण मिशन चलाया जा रहा है, वुमेन हेल्पलाइन चलाया जा रहा है, ICDS चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये योजनाओं को कोट कर सकते हैं आप। तो योजनाओं को आपको एक जगह लिख के रख लेना है। आप लोग, मेरा तो गंदा राइटिंग है, आप लोग अच्छे से इसको नोट करके रख सकते हैं। सिर्फ हम डायमेंशन बता रहे हैं और इससे कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अब देखो GS वर्मा की कमेटी बनी थी 2018 में। ठीक है, तो ये GS वर्मा की कमेटी कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न को लेकर ये कमेटी बनी थी। उसका रिपोर्ट दिया गया था
रिपोर्ट सुझाव दिया गया था, आज भी लागू नहीं होता है। तो ये भी जीएस वर्मा कमेटी, जब भी किसी कमेटी का नाम आता है तो एग्जामिनर के दिमाग में बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है। तो जीएस वर्मा की कमेटी हो सकता, आप याद रखिएगा, विशाखा गाइडलाइन, ये दो एग्जामिनर अगर देखेगा तो खुश हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है और याद रखना है। महिलाओं के लिए हमने बता दिया, जो ओवरऑल जितना डायमेंशन था उसे खोलने की कोशिश किया। अब देखो एक एक इशू के बारे में जो न्यूज में रहता है उसके बारे में बात करते हैं। एक एक इशू में अगर देखें तो पहला आता है महिला के विरुद्ध हिंसा। ये हमेशा टॉप पे रहता है। तो इसमें परिभाषा में दिया गया है कि लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कृत्य जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं और लड़कियों की शारीरिक, लैंगिक, मानसिक कष्ट एवं पीड़ा पहुंचाती है या पहुंचाने की संभावना होती है, पीड़ा पहुंचाए या पहुंचाने की संभावना होती है, इसे ही हिंसा कहते हैं। तो हमने हिंसा को डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक, तो ये आप लिख सकते हो, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? आप देखो, शारीरिक रूप से इनको पीड़ा पहुंचाया जाता है, लैंगिक रूप से भी, लैंगिक रूप से भी इनको पीड़ा पहुंचाया जाता है, मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाया जाता है। तो बस ये बोलना है कि ये पीड़ा पहुंचाया जाए या संभावना हो, उसे हिंसा कहते हैं। ठीक है, अब देखो हिंसा के हर एक स्टेज पे, महिला के हर एक स्टेज पे हिंसा होता है। जीवन काल में देखें तो महिला के हर एक स्टेज पे हिंसा होता है, और एक साइकिल बना के आप दिखा सकते हो। हमने सिर्फ एक एक एग्जांपल लिया है। जैसे जन्म से पूर्व क्या होगा, जो चयनात्मक गर्भपात कराते हैं, कि जन्म से पहले क्या होता है कि वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अगर मेल है तो उसे पैदा होने देते हैं, अगर फीमेल है तो वहीं पे एबॉर्शन करा देते हैं। तो जन्म से पूर्व ही मार दिया जाता है। जो शिशु अवस्था होता है उसमें कन्या भ्रूण हत्या की बात करा जाता है। अगर मान लीजिए कि वो एबॉर्शन नहीं होता है, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं किया जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा विकसित हुआ और वहां पे भ्रूण हत्या, मतलब कि जैसे ही थोड़ा सा डेवलप्ड हुआ तो वहां पे भ्रूण हत्या कर दिया जाता है उसका। ठीक है, एबॉर्शन कर दिया जाता है, या पूरी तरह डेवलप नहीं किया जाता, करवाया जाता है। बाल्य अवस्था में देखें, बाल्य अवस्था में तो इनका बाल विवाह कर दिया जाता है। वैसे ही किशोरावस्था में बहुत ज्यादा होता है, दुर्व्यवहार होता है, तस्करी इन लोगों का किया जाता है, यौन शोषण किया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सिर्फ हम दिखा रहे हैं। वृद्धावस्था में विधवा अगर कोई है तो उनको प्रताड़ना किया जाता है, उनको हेल्थ नहीं मिलता है, हेल्थ का इशू होता है, उनको पोषण नहीं दिया जाता है, मानसिक रूप से दबाव दिया जाता है। ये सारे डायमेंशन ऐसे खोल के लिख सकते हैं। तो ये हिंसा चक्र बोला जाता है, और हिंसा चक्र जब भी दिखाएं तो एक एक दो दो यहीं पे आप हिंसा चक्र में ही दिखा सकते हैं। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहे हैं। अब आ जाते हैं हिंसा के कारक क्या है। तो अगर कारक में देखें पहला, तो सांप्रदायिक रूप में देखें पहला, तो कठोर पितृसत्तात्मक मानदंड है, कठोर है, पितृसत्तात्मक है। तो ये है उच्च स्तर की गरीबी, बेरोजगारी, ये सब सांप्रदायिक हिंसा के कारण है। व्यक्तिगत कारक में देखो तो संबंधों में उच्च स्तरीय असमानता, अगर मान लो कि मेल बहुत धनवान है और फीमेल गरीब घर की है, तो इनमें क्या है, उच्च स्तरीय असमानता होने के कारण क्या होता है, झगड़ा होता है और हिंसा होता है। ठीक है, मादक पदार्थों का सेवन करके महिलाओं के ऊपर हिंसा किया जाता है, महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह रखा जाता है। तो ये व्यक्तिगत कारक हैं जिसके कारण महिलाओं का हिंसा में वृद्धि होता है। वही सामाजिक कारक में देखें तो परंपरागत एवं सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जिसमें महिलाओं का उपेक्षा किया जाता है, ऑनर किलिंग होता है। शिक्षा एवं रोजगार तक निम्न पहुंच है, ये भी एक सामाजिक कारक है। विभेदकारी कानून है, जो भी कानून है उसमें मेल को ज्यादा वरीयता दिया जाता है इन कंपेरिजन टू फीमेल। कानून जो इम्प्लीमेंटेशन है, कानून का क्रियान्वयन है, उसमें अभाव देखा जाता है। संस्थाओं में लैंगिक भेदभाव देखा जाता है। तो ये सामाजिक कारक हो गया। ठीक, अंतर व्यक्तिक कारक में देखें इसमें तो हिंसा का बाल्य अवस्था में अनुभव करना, कोई भी महिला होगी उसमें महिलाओं को पहले ही अपनी बाल्य अवस्था में उनको हिंसा का पहले ही अनुभव हो चुका रहता है। ठीक है, चाहे यौन रूप से उत्पीड़न किया गया हो, चाहे शारीरिक रूप से शोषण किया गया हो, ये महिलाओं के ऊपर अंतर्व्यक्तिक कारक है जो हिंसा का बाल्यावस्था में अनुभव कर चुकी होती हैं। मानसिक विकार हो जाता है। अगर कोई भी महिला हिंसा से गुजरती हैं तो उनके ऊपर मानसिक दबाव हो जाता है और मानसिक डिप्रेशन के रूप में चले जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, या कुछ भी मानसिक विकार उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है,
अब महिला के विरुद्ध हिंसा के प्रभाव क्या पड़ेंगे वो देख लें। तो मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा भैया, पहला। लैंगिक असमानता का अस्थायित्व होगा। जो लैंगिक असमानता है 142 अभी इंडिकेट कर रहा है, इसमें ग्लोबल जेंडर गैपिंग में 142 इंडिकेट कर रहा है, तो वो तो और बढ़ेगा, लैंगिक असमानता और बढ़ेगी। बच्चों पे अंतःपीढ़ीगत मानसिक और शारीरिक प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, जो बच्चे हैं, अगर घरेलू हिंसा हो रहा है, किसी में घर में माँ बाप लड़ रहे हैं, तो उनके बच्चों पे भी प्रभाव पड़ता है। वो दोनों रूप से पड़ सकता है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। ठीक है। अगर देखें तो सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी बाधक होगा। जैसे एसडीजी 1 है भुखमरी वाला या सॉरी निर्धनता वाला, वो प्रभाव होगा। स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा पे पड़ेगा जो एसडीजी 4 है। एसडीजी 5 लैंगिक समानता पे प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही 6 एसडीजी 6, 8, 11, 16 आदि पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो कभी भी हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अगर नहीं रोकेंगे तो हमारा सतत विकास लक्ष्य भी प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये प्रभाव है हमारा। तो हिंसा कैसे रोका जाए, इसके रोकथाम के लिए कदम क्या उठाया गया था? 2013 और 18 में जो दंड विधि संशोधन अधिनियम है उसमें सुदृढ़ता लाया गया, कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया। ठीक है। साइबर हिंसा रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी नियम लाया गया, आईटी 2000 नियम में क्या किया गया, आईटी एक्ट 2000 में चेंजेस किया गया साइबर क्राइम हिंसा रोकने के लिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए प्रगतिशील निर्णय जैसे विशाखा गाइडलाइन है, या हिंसा के खिलाफ बहुत सारे प्रगतिशील निर्णय दिए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग इसके ऊपर क्या करती है, निगरानी करती है। अगर कोई हिंसा हो रहा है तो आप राष्ट्रीय महिला आयोग में क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसकी भी व्यवस्था है। योजना में देखो तो उज्ज्वला, निर्भया कोष, स्वाधार गृह योजना, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी बॉक्स आदि का भी व्यवस्था किया गया है। तो ये योजना में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशन है उनकी अभिपुष्टि की गई है। तो जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है या अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है उनकी अभिपुष्टि की गई है। ये रोकथाम के लिए कदम उठाया गया है। ठीक। अगर राज्य स्तर पे देखें तो राज्य स्तर पे क्या पहल किया गया है, तो दिल्ली में हिम्मत ऐप महिलाओं की सुरक्षा या हिंसा रोकने के लिए लाया गया है। सम्मान अभियान एमपी में लाया गया है। पिंक प्रोटेक्शन लाया गया है किसमें, केरल में। ऑपरेशन दुराचारी लाया गया है यूपी में, आप इसको भी कोट कर सकते हैं। ठीक। तो अभी भी चुनौतियां क्या क्या बनी हुई है, इतना तो लाया गया है लेकिन प्रभावी नहीं है। क्यों चुनौतियां हैं, तो जो कानून लाया गया है उसके क्रियान्वयन में कमी है। ठीक। समाज में हिंसा की प्रति स्वीकारता बढ़ी है। तो समाज में अगर हिंसा हो रहा है तो उसे कोई रोकता नहीं है। भेदभाव क्या हुआ है, बढ़ा है। मानसिक विकृति या सामाजिक का स्तर जो है, सामाजिकरण का स्तर वो डिक्रीज हुआ है। सामाजिकरण जो होना चाहिए, अब क्या है कि मोबाइल में लगे रहते हैं। अपने बच्चों को जो संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में बताना चाहिए, जो व्यक्तित्व निर्माण करना चाहिए, तो दिनों रात मोबाइल में लग के व्हाट्सएप और टेलीग्राम देखते रहते हैं, तो सामाजिकरण का स्तर और डिक्रीज होता जाएगा। राजनीतिक उपेक्षा हो रही है। तो ये सब आज भी चुनौतियां हैं, तो ये लिख सकते हैं। तो हमने एक को लेके डायमेंशन बताया है, बाकी हमने शेयर किया है। अगर आप लोग को और कुछ चाहिए इस टॉपिक पे तो बता सकते हैं। तो हमने सिर्फ, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब है कि आपका डायमेंशन खोलना, जो शुरू में बताया है कि वही डायमेंशन, अगर आप कुछ नहीं जानते हो उतना डायमेंशन कवर करते हुए जो एग्जांपल बताया उसको कोट कर लोगे, अगर ऐसे आता है जो निबंध होगा बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही आप जीएस में भी आता है तो जीएस में भी आप लिख सकते हो। ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच।